और तो पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। जैसा कि तुम्हारे सिलेबस में है, पहले सिलेबस खोलते हैं। एक बार सिलेबस पे पहुंचते हैं, हम सिलेबस को देख लेते हैं। देखो, पहली यूनिट थी जैसे मटन की थी। मटन की यूनिट में हमने सारे टॉपिक सीक्वेंस वाइज किए। उसके बाद ये आता है सोशल सिस्टम। सेकेंड यूनिट थी स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स एंड एजिड पैराडिम एंड सोशल सिस्टम। ये पार्सन्स का ये भी कराया था, इसकी भी वीडियोस वहीं पर पड़ी है। थर्ड यूनिट चलनी थी ब्लूमर, हर्बर्ट ब्लूमर और मीड की। ये रह गया था, तब रोक दिया गया था, छुट्टियां पड़ गई थी तुम्हारी। ठीक है, तो इसको बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। कल हमने स्टार्ट की थी मेलेनोवस्की की एक्सचेंज थ्योरी। तो एक्सचेंज थ्योरी में तुम्हारे सिलेबस में दिया है सोशल एक्सचेंज बाय मेलिनोवस्की कि सोशल एक्सचेंज किस तरह से करते हैं, और दूसरा है सोशल बिहेवियरलिज्म कि जो बिहेवियर का एक्सचेंज है वो किस तरह से होता है अकॉर्डिंग टू ह्यूमंस। तो जॉर्ज सी होम्स ने किस प्रकार से सोशल बिहेवियरलिज्म को एक्सचेंज थ्योरी में कैसे कन्वर्ट किया है, कि कैसे एक्सचेंज होता है इन चीज़ों का, ये बताया है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जैसे उसमें कल थी बात बी मेलिनोवस्की की बुक की, तो बी मेलिनोवस्की की बुक थी 1966 में आर्गोनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, जिसमें उसने एक्सचेंज थ्योरी के बारे में, सोशल एक्सचेंज के बारे में बताया था। और अब हम बात करेंगे होम्स की थ्योरी, जॉर्ज सी होम्स की। चैप्टर देखो, इसमें जब मैं वीडियो डालूंगी तो ये धुंधला हो जाता है, उसको साफ कर लेना अपने आप से, इसकी वीडियो क्वालिटी सही करके। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके तब भी नोट्स बना सकते हो। हाल तो देखो, ये छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, जैसे हम पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ते हैं और तब समझते हैं। तो इसमें से हमारे लिए कुछ ही चीज़ें मिलती हैं, हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ बातें आती हैं हमें समझ, जिसे हमें नोट डाउन करके रखने की ज़रूरत होती है। लास्ट में जो समरी आउट होती है ना, तो उसको आप एज ए नोट्स रख सकते हो। बाकी वीडियोस जो आती है तुम्हारी, आधे घंटे की हो, 20 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, जितनी भी क्लास होती है उसकी तुम्हारी ये वीडियो हो जाती है, और इसको आप सुन सकते हो कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो उसे बार बार सुन सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम विनिमय व्यवहारवाद, जॉर्ज होम्स का विनिमय सिद्धांत। अब इससे पहले हमने बात की थी, ये तो पता है सबको विनिमय क्या होता है, आपसी लेन देन ही विनिमय कहलाता है। अब वो आपसी हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे हमारा सोसाइटी का हो, किसी भी तरह का हो, उसमें वही पॉइंट जुड़ते हुए चले जाता है। जैसे व्यवहारवाद का है तो हमारी जो व्यवहार है उनका एक्सचेंज। सबसे पहला पॉइंट आता है सामाजिक विनिमय सिद्धांत। सामाजिक विनिमय क्या है? जो सोसाइटी में विनिमय होता है वो सामाजिक विनिमय के अकॉर्डिंग आता है। फिर इसमें कौन कौन से राइटर्स आए, जैसे मानव शास्त्र में विनिमय सिद्धांत जेम्स फ्रेजर का, मानव शास्त्र में जो विनिमय सिद्धांत है जेम्स फ्रेजर का है, मेलिनोवस्की का है, मार्शल मार्क्स का है, संरचनावादी लेवी स्ट्रास का है। फिर मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद और विनिमय सिद्धांत आ जाता है। फिर इनने फिर बांटा गया कि बिहेवियरिज्म में, व्यवहारवाद में किस किस का ये सोशल एक्सचेंज मिलता है, एक्सचेंज थ्योरी। तो फिर पीटर ब्लो की एक्सचेंज थ्योरी होगी। पीटर ब्लो ने देखो सामाजिक विनिमय जो है वो मिला जेम्स फ्रेजर, मेलिनोवस्की, मार्शल मार्क्स और लेवी स्ट्रास का। फिर आया विनिमय व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का विनिमय किसके अकॉर्डिंग आया? होम्स के अकॉर्डिंग। फिर आता है संरचना का विनिमय, हमारा संरचनात्मक विनिमय सिद्धांत, ये आता है पीटर ब्लो के अकॉर्डिंग। फिर इसी तरह से इनके पार्ट्स ना डिवाइड होते चले जाते हैं। जैसे 3 मेन पार्ट्स में इनको डिवाइड किया, पहला सामाजिक विनिमय, दूसरा विनिमय व्यवहारवाद और तीसरा संरचनात्मक विनिमय। अब तुम्हारे सिलेबस में उठा के लाए, एक तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी बाय मेलिनोवस्की और दूसरा विनिमय सिद्धांत, विनिमय व्यवहारवाद, मतलब सोशल एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज बिहेवियरिज्म अकॉर्डिंग टू होम्स। ठीक है, तो आज हम होम्स का जो व्यवहारवाद है, जो एक्सचेंज थ्योरी है, उसको पढ़ेंगे समझेंगे, पढ़ते पढ़ते समझेंगे। देखो, ये बुक इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है। नॉर्मली हम इस बुक को नहीं पढ़ते,
लेकिन जब हमें कुछ चीज़ें समझनी होती है तो इस बुक की लैंग्वेज इतनी अच्छी और इजी है कि आप एक एक चीज़ पढ़ते चले जाओगे, उसको समझते चले जाओगे, अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके जब उसे समझोगे तो आप हमेशा के लिए याद करोगे। जैसे हम कल पैरेटो की बात बता रहे थे कि वो किसी गोष्ठी में गए थे, तो उसी बात को, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कहते हैं कि आधुनिक सामाजिक विनिमय सिद्धांत मुख्य रूप से दो समाजशास्त्रियों, अभी हमने इनके पार्ट्स डिवाइड किए, बिहेवियर की बात की, सामाजिक विनिमय की बात की, मनोविज्ञान की बात की, तो यहाँ पर आया आधुनिक सामाजिक विनिमय सिद्धांत। मुख्य रूप से दो समाजशास्त्रियों, कौन कौन से? जॉर्ज कॉस्पर होम्स, जेसी होम्स, दूसरा जीसी होम्स, दूसरा पीटर ब्लो, इनसे जुड़ा हुआ है। टर्नर, जो कि एक उच्च कोटि के सिद्धांतवेता, बट टर्नर भी एक्सचेंज थ्योरी से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि 20वीं शताब्दी के सिद्धांतवेताओं में होम्स का स्थान निर्विवाद रूप से सर्वोच्च है, कि जो 20वीं सदी है उसमें होम्स का स्थान जो है वो सर्वोच्च है। ये कौन कहता है? ये टर्नर कहते हैं। अभी हाल में उनका देहांत हुआ। अभी हाल में की कौन सी बात बताई इन्होंने? 310 की बात ये कर रहे हैं। तो अभी हाल की बात ये 310 की बात है, लेकिन अभी क्या हो चुका है? 2021 में हम हैं, तो इस बात को कितना टाइम हो चुका है। तो बोस्टन में 1910 में बोस्टन में उनका एक समृद्ध परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा की पूर्ण की। संपूर्ण अकादमिक जीवन वहीं पर बिताया। केवल 4 से 5 वर्षों के लिए नौसेना में गए। अब होम्स की बात हो रही है, वो नौसेना में भी रहे। उनका हार्वर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी स्टडी पूरी की। एक लंबी अवधि तक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एसोसिएट की तरह काम करते रहे। वे अमेरिकन समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष भी रहे। ठीक, एक बार उनसे पूछा गया कि वे समाजशास्त्र के अध्यापन क्षेत्र में क्यों आए, तो उन्होंने छूटते ही उत्तर दिया, क्योंकि मेरे पास इससे बढ़िया करने के लिए और कुछ नहीं था, इसीलिए मैं समाजशास्त्र में आ गया। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब होम्स बेरोजगार थे, उनके पास करने को कुछ नहीं था, तो अमेरिका में मंदी थी। होम्स के विश्वविद्यालय में पेरेटो का एक सेमिनार था। अभी पेरेटो वाली कल बात बताई थी ना कि पेरेटो वो एक सेमिनार अटेंड करने के लिए गए थे, तो ये होम्स के विश्वविद्यालय में ही पेरेटो का एक सेमिनार था, क्योंकि पेरेटो जो थे वो एक अर्थशास्त्री थे। तो अमेरिका का सेमिनार था। अमेरिका का एकेडमिक समुदाय पेरेटो से परिचित नहीं था। तो जो अमेरिका का समुदाय था वो पेरेटो को नहीं जानता था। किसकी वजह से जाना? होम्स की वजह से, क्योंकि होम्स पेरेटो से प्रभावित थे और होम्स ने ही पेरेटो को वहां आने के लिए इनवाइट किया था। तो पेरेटो वस्तुतः एक अर्थशास्त्री थे जिनका रुझान समाजशास्त्र के प्रति हो गया था। तो उन्होंने जैसे ही सोसाइटी में उतार चढ़ाव देखे, सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है, तो उनको लगा कि मुझे सोशियोलॉजी में कुछ काम करना चाहिए या समाज के प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य बनता है। तो इसीलिए उनका रुझाव जो हुआ वो समाजशास्त्र की ओर हुआ। यह होम्स ही थे जिन्होंने पेरेटो को अमेरिका के विद्वानों से रूबरू कराया। ये बात मैं कह ही चुकी हूँ पहले। अब क्या आता है, होम्स ने अपनी पीढ़ी के अन्य समाज वैज्ञानिकों को भी बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। वास्तव में होम्स की रुचि मानवशास्त्र और ब्रिटिश इतिहास में थी। धीरे धीरे उनका प्रिय विषय छोटे समूहों का अनुसंधान, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ रिसर्च बन गया। उनकी पुस्तक द ह्यूमन ग्रुप बहुत फेमस बुक है। होम्स टू ह्यूमन ग्रुप, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि होम्स टू ह्यूमन ग्रुप। ठीक, तो होम्स की बुक है द ह्यूमन ग्रुप, 1950 में यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ साबित हुई। अब क्या है, इस पुस्तक में उन्होंने अपने एक निष्कर्ष को रखते हुए कहा कि किसी भी समूह में मनुष्य की गतिविधियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, कि जब हम एक समूह में रहते हैं तो उस समूह के लिए हमारे जो कार्य होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। फिर इसी पुस्तक में विनिमय सिद्धांत की रूपरेखा उन्होंने बताई। ठीक, अब आता है, इस रूपरेखा को उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स 1961 में विकसित किया। पहले कौन सी बुक में लेकर आए? द ह्यूमन ग्रुप में। उसके बाद विकसित किस में किया? उसको और बढ़ाया। कौन सी बुक में? सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स।
ठीक है। अब यह 1961 में होम्स का दावा है कि सामाजिक व्यवहार के भी क्षितिज हमें मिलते हैं। कौन कौन से? समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज विज्ञान में जो सामाजिक व्यवहारवाद है वो हमें देखने को मिलता है कि केवल यही नहीं बल्कि हर जगह, जैसे अर्थशास्त्र की बात आई थी कि और व्यवहारवाद की बात आई थी। तो अकॉर्डिंग टू व्यवहारवाद हमें ये चीजें हर जगह देखने को मिलती है। अब होम्स क्या कहते हैं? होम्स की सैद्धांतिक रणनीति क्या थी? होम्स की सैद्धांतिक रणनीति अपने सिद्धांत को लेकर चलना क्या कहलाता है? तो होम्स ने जिस विनिमय सिद्धांत को रखा उसकी बुनियाद मनोवैज्ञानिक प्रस्ताव है। मनोवैज्ञानिक मतलब व्यक्ति की जो साइकोलॉजी है, व्यक्ति क्या सोचता है, किस प्रकार से सोच के अकॉर्डिंग व्यवहार करता है, उसको समझना और अपने विचारों में व्यक्त करना, ये होम्स की एक मनोवैज्ञानिक प्रस्ताव था जिसके अकॉर्डिंग उसने विनिमय सिद्धांत को रखा। वास्तव में होम्स अपने जीवन काल में एक विवादास्पद व्यक्ति रहे हैं। जब पार्सन्स समाज के वृद्ध सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे, तब होम्स ही ऐसे विचारक थे जिन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि समाजशास्त्र में कोई सिद्धांत है ही नहीं। इस तरह की उनकी स्थापना मर्टन और डेविस के विचारों के भी प्रतिकूल थी। जबकि डेविस और मर्टन कहते थे कि सोसाइटी में जो ग्रुप्स पाए जाते हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं और हमें मिडिल रेंज थ्योरीज की स्थापना करनी चाहिए, हमें मिडिल सिद्धांत बनाने चाहिए। और पार्सन्स कहते थे कि पार्सन्स का मानना था कि सिद्धांत जो सोसाइटी में होते हैं, सारी सोसाइटी को एक साथ समाहित करने वाला सिद्धांत होना चाहिए। मतलब पार्सन्स वृद्ध सिद्धांतों पर जोर देते थे और मर्टन और डेविस जो थे वो मिडिल सिद्धांतों पर, जो बीच के सिद्धांत होते हैं उन पर जोर देते थे। जबकि होम्स ने क्या कहा? होम्स ने सिद्धांतों को ही नकार दिया कि सिद्धांत कुछ होते ही नहीं है, इसलिए उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स को बनाया। होम्स की पुस्तक द ह्यूमन्स ग्रुप्स 1950 में प्रकाशित हुई और इसमें उन्होंने सिद्धांत की अपनी एक रूपरेखा रखी, सिद्धांत के बारे में बताया और कहा कि किसी भी सिद्धांत के निर्माण में दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं। एक, लोग क्या करते हैं और उनका व्यवहार कैसा है, कि लोग क्या करते हैं और उनका व्यवहार कैसा है, इन दो बातों पर जोर दिया जाता है। इन दो प्रश्नों के उत्तर में वे कहते हैं कि हमें मूर्त दशाओं को देखना चाहिए। सिद्धांत निर्माण की विधा में होम्स उच्च स्तर के आगमनवादी समाज वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने दो चीजों पर मेन फोकस किया कि लोग क्या करते हैं और उनका व्यवहार कैसा है। फिर कहते हैं अनुभव स्तर पर हमें प्रत्येक मूर्त घटना जो हमारे सामाजिक संदर्भ से संबंधित है, गहराई से उसे हमें देखना चाहिए। यह जो हमारा घटनाओं को देखने का नजरिया है वो क्या कहलाएगा? वो आगमन कहलाएगा। आगमन पद्धति के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगा, उसे अनुभाविक सामान्यीकरण बनते हैं। फिर जब ये आगमन पद्धति तैयार हुई तो उससे हमारे जो अनुभव है वो तैयार हुए। फिर कहते हैं अनुभव सामान्यीकरण सिद्धांत नहीं है। इन्होंने कहा कि अनुभव तो अनुभव है लेकिन वो सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये वे सामान्यीकरण हैं जिनका विश्लेषण सिद्धांत करता है, कि ये ऐसे विचार हैं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका विश्लेषण हम सिद्धांत के द्वारा करते हैं। अब अतः अनुभाविक सामान्यीकरणों की व्याख्या ही सिद्धांत है, स्वयं अनुभाविक सामान्यीकरण सिद्धांत नहीं है। ह्यूमन ग्रुप पुस्तक में उनकी विविध प्रकार की अनुभाविक उपलब्धियां प्राप्त हुई। कौन कौन सी? ये सभी अनुभाविक अवलोकन आगमन थे। इन आगमनों को उन्होंने औपचारिक सिद्धांत फॉर्मल थ्योरीज के रूप में रखा। इस तरह से जो भी सिद्धांत बने उन्हें
होम्स ने आनुभविक विश्लेषण पर लागू किया और इन्हें अनुभव के तौर पर ही दर्शाया। आनुभविक सामान्यीकरण अपने आप निगमनात्मक सिद्धांत नहीं बनते, बल्कि इस मुद्दे पर होम्स और आगे अपनी बातों को स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि हम अमुक घटना का आनुभविक अवलोकन करते हैं। यदि भारतीय संदर्भ में कहें तो हमारा अवलोकन है कि देखो, अब जो सोसाइटी है, जो हमारी भारतीय सोसाइटी है, भारतीय समाज है, उसके अकॉर्डिंग एक अवलोकन प्रस्तुत करता है। कौन? होम्स। और अपनी बात को समझाता है कि किस प्रकार से जो हमारे विचार हैं, जो हमारी ये फैली हुई बिहेवियर है सोसाइटी में, वो किस प्रकार से देखा जा सकता है। अब कहते हैं कि हमारा अवलोकन है कि चमार जाति लगभग सारे देश में फैली हुई है। तो उन्होंने देखा कि चमार जाति जो है वो लगभग सारे के सारे देश में फैली हुई है, लेकिन इसके विपरीत एक एक छोटे से वर्ग को उन्होंने निकाल लिया कि शाश्वत ब्राह्मण या भट्ट जाति सारे देश में नहीं मिलती। इन जातियों के कुछ सीमित भौगोलिक क्षेत्र हैं और इन्हीं क्षेत्रों में ये जातियां मिलती है। यह आनुभविक अवलोकन है कि होम्स जहां भी घूमा पूरे भारत में उसको चमार जाति हर जगह देखने को मिली, लेकिन जो शाश्वत ब्राह्मण या भट्ट परिवार हैं वो केवल कुछ सीमित भौगोलिक क्षेत्र पर ही उन्हें देखने को मिले। इसका होम्स ने आनुभविक अवलोकन किया। जब वो घूमे तो उन्होंने ये चीज देखी, तो यही उनका अनुभव था और इसको आनुभविक अवलोकन कहेंगे। इन आनुभविकता के आधार पर होम्स क्या करते हैं? सामान्यीकरण करते हैं कि अमुक जातियां अमुक क्षेत्रों में ही मिलती हैं। इस प्रकार यह आनुभविक सामान्यीकरण आगमन का औपचारिक सिद्धांत है। फिर कहते हैं आगमन के ये आनुभविक सामान्यीकरण सिद्धांत नहीं है कि फिर भी जो उन्होंने अनुभव किया उन्होंने सिद्धांत नहीं कहा, बल्कि ये उनके आनुभविक अवलोकन है और सामान्यीकरण है कि इस तरह की चीजें सामान्य होती है। सिद्धांतों के लिए संदर्भ कॉन्टेक्स्ट की आवश्यकता होती है कि उसके लिए हमें पुख्ता चीज चाहिए, पुख्ता बात चाहिए जिसको हम उससे स्टार्ट कर सकें। आनुभविक सामान्यीकरण को सिद्धांत में बदलने के लिए सिद्धांत वेताओं को एक सृजनात्मकता की छलांग लगानी पड़ती है जो आनुभविकता में नहीं होती। मतलब हुआ कि जाति के बारे में हमारा जो आनुभविक सामान्यीकरण है उसे जाति संबंधी अन्य अवधारणाओं और संदर्भ में देखना होगा। फिर कहते हैं होम्स ने अपने आनुभविक अवलोकन में उल्लेख किया कि यह अनुसंधान उनकी ह्यूमन ग्रुप में उपलब्ध है। यह कामगारों का आनुभविक अध्ययन है। अभी पहले चमार जाति का अध्ययन उन्होंने बताया, अवलोकन बताया। अब बताते हैं कि कामगारों का आनुभविक अध्ययन किस प्रकार से किया। यह तो यहाँ तक तो ठीक है। अब होम्स आनुभविकता से आगे बढ़ के एक सृजनात्मक छलांग लगाते हैं और इस आनुभविकता को व्यवहारवादी मनोविज्ञान से जोड़ते हैं कि अभी अनुभव थे और अनुभव से अब व्यवहारवादी मनोविज्ञान से इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसके परिणाम स्वरूप जो सिद्धांत बनता है वह निगमनात्मक है। अभी तक तो आज्ञात्मक सिद्धांत बन रहा था, अब निगमनात्मक सिद्धांत बन रहा है। अतः होम्स के अनुसार सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया कुछ इस तरह की है कि आनुभविक घटनाओं को एकत्र किया जाता है कि जो भी हमारे अनुभव होते हैं हम उन्हें इकट्ठा करते हैं। अभी जैसे कोविड-19 फैला हुआ है तो इसका क्या क्या हमारे अनुभव होंगे कि हम कहीं जाएंगे तो हमें किस तरह का व्यवहार देखने को मिलेगा। हम सब्जी भी लेने जाएंगे तो हमें वहाँ पर क्यू मिलती है। हम अगर बैंक में जाएंगे तो भी हमें क्यू में खड़े होना पड़ता है। बिना मास्क के हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो इस तरह के नियम होंगे या फिर इस तरह के जो हमारे अनुभव हैं इस काल के,
और या फिर हमारे इससे पहले के जो भी अनुभव थे कि हम एग्ज़ाम्स में कैसे जाते थे, एक-एक की चेकिंग होती थी और किस तरह से एग्ज़ाम्स होते थे। लेकिन अभी की अभी क्या हो रहा है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हमारे एग्ज़ाम्स भी नहीं हो रहे हैं और बहुत से काम जो है वो दूसरे डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से हो रहे हैं। तो ये हमारे अनुभव हैं। इन अनुभवों को फिर हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये घटनाएँ स्थान, समय, व्यक्ति आदि पर केंद्रित होती हैं। ठीक है? तो जैसे हम सारे के सारे यहाँ पर हैं, हम एक क्लास में हैं, लेकिन हम अलग-अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग-अलग गाँव से आते हैं, अलग-अलग जगहों से आते हैं। ठीक है? तो हमारे वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो अलग-अलग होगा, इसीलिए हमारे जो अनुभव हैं वहाँ के वो भी अलग-अलग होंगे। तो इन्हें एकत्र करना आगमन है। आगमन के ये 2 दृष्टांत जिनमें से नाम, स्थान, समय आदि निकाल दिए जाते हैं, समन्वित होकर अनुभाविक सामान्यीकरण का रूप ग्रहण कर लेते हैं। तो अगर हम इनमें से नाम, स्थान और समय को निकाल दें तो सभी कहेंगे कि हाँ, बहुत बुरा हाल है। तो आगमन के दृष्टांतों से निर्मित ये आनुभाविक सामान्यीकरण निगमनात्मक नहीं है, यानी सिद्धांत नहीं है। यहाँ अनुसंधानकर्ता आनुभाविक सिद्धांत सामान्यीकरण को एक छलांग देता है। होम्स ने इसे व्यवहारवादी मनोविज्ञान का संदर्भ दिया है। इसे उन्होंने द्वितीय स्तर के अमूर्तीकरण का नाम भी दिया है। वह आनुभाविक सामान्यीकरण जिसमें कोई सृजनात्मक छलांग नहीं है, होम्स के अनुसार प्रथम स्तर का अमूर्तीकरण है। प्रथम स्तर कौन सा? जो बिहेवियर साइकोलॉजी है। दूसरा सेकंड ऑर्डर एब्स्ट्रैक्शन है। तो अतः होम्स ने द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक में जो अनुभाविक वास्तविकता देखी, इसी पर उन्होंने विनिमय सिद्धांत का निर्माण किया। यह आगमन का नियम है और फिर निगमनात्मक सिद्धांत है कि जैसा हम व्यवहार किसी के साथ करेंगे, ऐसा ही उसके अकॉर्डिंग ही व्यवहार हमारे साथ होगा। जैसे कल पैसे के लेन देन की बात भी थी कि हम किसी को किस तरह का गिफ्ट देते हैं, तो उस तरह का गिफ्ट हमें मिलता है। अगर 2 फ्रेंड्स जा रहे हैं और बहुत दिनों बाद मिलते हैं, आप उसको देखकर अगर आपके फेस पर मुस्कुराहट आई, तो सामने वाले के फेस पर भी मुस्कुराहट आ जाएगी। जस्ट व्यवहार। और यदि आप उससे मुंह फेर के निकलेंगे तो वो 2 बार आपसे मुंह फेर के निकलेगा कि नहीं, अच्छा ठीक है, वो ऐसे मुंह बना रहा है तो मैं भी मुंह बना रही हूँ। तो इस तरह का व्यवहार की जो कल्पना है, का जो अनुभव है, वो होम्स सारे की सारी सोसाइटी पर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब होम्स का व्यवहारवादी विनिमय सिद्धांत, व्यवहार के प्राथमिक स्वरूप कि किस प्रकार के व्यवहार के स्वरूप पाए गए हैं। तो इसमें 3 प्रकार के जो स्वरूप हैं वो बताए हैं। 3 प्रथम स्तरीय अमूर्तीकरण अभी निश्चित किए हैं। यह अमूर्तीकरण ये सारे के सारे किसमें? द ह्यूमन ग्रुप बुक में। ह्यूमन ग्रुप बुक पढ़ते पढ़ते तुम्हें याद हो जानी चाहिए कि होम्स की बुक है द ह्यूमन ग्रुप, और दूसरी होम्स की बुक है यहाँ पे सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स 1961। अब क्या देखते हैं हम इसमें? 3 सामाजिक समूहों के तत्वों की बात करते हैं। पहला गतिविधियां, दूसरा अंतःक्रिया और तीसरा मनोभाव। कि गतिविधियों से मतलब लोगों का किसी निश्चित दिशा में कामकाज करना है। जैसे बताते हैं कि एक विद्यार्थी कॉलेज यानी परिसर, पुस्तकालय, शिक्षक, पाठ्यक्रम, अंशकाल आदि की दशाओं में अपना अध्ययन करता है। ठीक, ये निश्चित दशाएं हैं जिनमें वह पढ़ने की गतिविधि को उत्प्रेरित करते हैं। अर्थात एक विद्यार्थी की अध्ययन की गतिविधियां दूसरे विद्यार्थी की गतिविधियों को उत्प्रेरित करती हैं कि अगर वो 4 घंटे पढ़ रही है तो मैं भी कम से कम 5 घंटे तो पढ़ूंगी ही। तो नेक्स्ट है इसका मनोभाव। मनोभाव सेकंड नंबर था। मनोभाव के अंतर्गत हम समूह के सदस्यों की गतिविधियों और अंतःक्रियाओं को मनोवैज्ञानिक अवस्था में देखते हैं। अधिकांशतः विद्यार्थी पुस्तकालय को अपर्याप्त मानते हैं कि कुछ लोगों का मन जो है वो पुस्तकालय में नहीं लगता, बल्कि इधर उधर देखने में वो लोग लगे रहते हैं। कुछ बच्चों का पुस्तकालयों में ही लगता है। पुस्तकालय को अपर्याप्त मानते हैं।
अध्यापन करने वाले शिक्षकों को उपयुक्त समझते हैं कि मैं तो अकेले नहीं पढ़ सकता, मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता जब तक कि मुझे सर या मैडम इस चीज़ को ना समझा दें। कई बच्चों का फोकस जो होता है वो टीचर पर होता है कि टीचर जो समझाएगा वो उनके एक बारी में समझ आ जाएगा और उसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि टीचर कितना भी समझा ले, उसे जब तक वो खुद नहीं पढ़ेगा तब तक समझ नहीं आएगा। तो ये 2 पॉइंट हुए अलग-अलग कि एक गतिविधियाँ हुई, गतिविधि के अकॉर्डिंग आप सेल्फ स्टडी करोगे, अंतःक्रिया या और अंतःक्रियाएँ करोगे। फिर दूसरा मनोभाव का हुआ कि सॉरी थर्ड पॉइंट कि मनोभाव जब तक हमें टीचर नहीं समझाएँगे, तब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे। अधिकांशतः विद्यार्थी पुस्तकालय को अपर्याप्त मानते हैं, अध्यापन करने वाले शिक्षकों को उपयुक्त समझते हैं, परिसर की व्यवस्था ढीली समझते हैं। ये सब मनोभाव है, ये सब जो है वो हमारे मन की प्रवृत्ति है। किसी का मन कैसे पढ़ाई में लगता है और किसी का कैसे लगता है, जिसका संबंध विद्यार्थियों की गतिविधियों एवं अंतःक्रियाओं से है। इस तरह के अमूर्तीकरण को होम्स ने व्यवहार का प्रारंभिक स्वरूप माना है। इन आगमनात्मक सामान्यीकरणों को लेकर उन्होंने विनिमय सिद्धांत के कुछ प्रस्ताव दिए। अब जो विनिमय सिद्धांत की थ्योरी है होम्स की, वो इन्हीं चीज़ों पर फोकस कर जाती है कि इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे 5 पॉइंट्स में इन्होंने अभी 3 पॉइंट्स में 3 तत्व बताए। 3 तत्वों में सामाजिक समूहों को समझा दिया। 3 तत्व कौन कौन से? पहला गतिविधि, दूसरा अंतःक्रिया और तीसरा मनोभाव। गतिविधि जो भी हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग, दूसरा अंतःक्रिया कि हमारा पढ़ाई में मन लगता है तो हम सेल्फ स्टडी करते हैं, मनोभाव कि हमें जब तक टीचर नहीं समझाएंगे तो हमारे माइंड में वो बात फिक्स नहीं होगी। तो 3 तत्व ये थे सोशल बिहेवियर के कि विद्यार्थी ही है, लेकिन विद्यार्थी 3 तरह के हो सकते हैं। तो ये उनका बिहेवियर 3 तरह का हो सकता है। तो ये चीज़ एक विद्यार्थी के ही पॉइंट से या व्यू से इन्होंने समझाने का प्रयास किया। अब आते हैं कुछ विनिमय सिद्धांत के कुछ प्रस्ताव, कुछ प्रपोजिशंस, जैसे नंबर 1 सफलता संबंधी प्रस्ताव। सफलता में हमें क्या देखना है? जब व्यक्ति किन्हीं गतिविधियों को करता है और इनमें से अधिकांश गतिविधियों से उसे लाभ मिलता है, सफलता प्राप्त होती है, तो वह इन्हीं गतिविधियों को बार बार दोहराता है। यह इसलिए कि इनसे उसे सफलता मिलती है। ठीक है, जैसे आप बच्चे को कोई काम दोगे कि आप होमवर्क फिनिश करो, आपको क्या मिलेगी? चॉकलेट मिलेगी। तो वो फटाफट से अपना होमवर्क फिनिश करता है और उसे एक चॉकलेट मिल जाती है। तो वो अपना होमवर्क जो है वो टाइम से रोज फिनिश करेगा कि उसे एक लालच बनेगा कि आपको चॉकलेट मिलेगी अगर आप अपना टाइम से होमवर्क फिनिश करोगे तो। लेकिन यहीं पर अगर वो कोई उल्टा सीधा काम करता है या फिर उससे कोई चीज़ें गिर जाती हैं या फिर गिरने का भी नहीं और भी कुछ उल्टा पुल्टा वो कर देता है, नुकसान कर देता है और उसके लिए उसे पनिशमेंट मिल जाती है, तो आगे से वो ध्यान रखेगा कि ऐसा काम ना किया जाए जिससे उसे पनिशमेंट मिले। ओके, तो ये सफलता संबंधी प्रस्ताव थे कि अगर आपको किसी काम को करने से सफलता मिलती है, कुछ अच्छा आपके साथ होता है, तो आप उस काम को करना चाहोगे बार बार। ये एक बिहेवियर था। दूसरा उद्दीपन संबंधी प्रस्ताव। यदि अतीत में किसी उद्दीपन के कारण व्यक्ति को लाभ हुआ है, सफलता मिली है, तो वह ऐसे ही उद्दीपन के लगभग होने पर पिछले व्यवहार की तरह अब भी व्यवहार करेगा। अब जैसे पहली बात आई थी कि उसको सफलता मिली कि अगर वो ऊपर चढ़ना शुरू कर रहा है तो ऊपर वो बार बार चढ़ जाता है, या फिर अगर उसने एक बुक पढ़ ली और उसमें से ही उसी बुक में से उसके क्वेश्चन आंसर लगे, तो वो बार बार जो भी उसे काम दिया जाएगा, अपनी बुक दी जाएगी और फिर उसमें से एग्जाम होगा, तो वो बार बार उस बुक को फटाफट से पढ़ लेगा। अब उद्दीपन संबंधी प्रस्ताव कि यह किसी चीज को करने की प्रेरणा देना उद्दीपन कहलाता है।
ठीक है। यदि अतीत में किसी उद्दीपन के कारण व्यक्ति को लाभ हुआ है, तो वो जो टॉफी वाला उदाहरण था वो इस वाले उद्दीपन संबंधी प्रस्ताव में फिट बैठता है कि अगर आपको कोई काम करने के लिए लाभ मिलता है, यदि आपने ये कोई काम किया अच्छे से और उस काम को करने के लिए आपको पैसे मिले या फिर और वाहवाही मिली या फिर कोई गिफ्ट मिला, तो आप उस काम को करना बार बार चाहोगे। तो वह ऐसे ही उद्दीपन के उपलब्ध होने पर पिछले व्यवहार की तरह अब भी व्यवहार करेगा। नेक्स्ट आता है मूल्य संबंधी प्रस्ताव। वैल्यूज की बात हो रही है। जब किसी क्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति को ऐसा लाभ मिलता है जो उसके लिए अधिक मूल्यवान है, ठीक है, हमने अच्छा बाद में समझाता है इसको। संभावना यह है कि वह ऐसा कार्य पुनः करेगा। यहाँ वह अपने मूल्यों को पाने के लिए अधिक से अधिक विवेकी बनने की कोशिश करेगा। अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए जितनी भी वैकल्पिक क्रियाएं होती हैं, उन सभी का विवेकपूर्ण विवेचन करेगा। इसके बाद उस गतिविधि को करेगा जिसके द्वारा उसे अधिकतम लाभ मिल सके। यहाँ वैकल्पिक गतिविधियों का विवेकीकरण महत्वपूर्ण है कि आपको जो भी काम करना है उसके प्रति अपने विवेक को भी संभाल कर रखना है कि हमें इन चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी या फिर ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी। हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अब आप प्रयास कर रहे हो कि आप पास हो जाओगे, आप पास हो जाओगे और आप पास हो जाओगे, उसके लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हो, लेकिन आप क्या पाना चाहते हो? अपने कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन पाना चाहते हो, लेकिन उसका लाभ क्या मिला? आपको उसके साथ साथ रिवार्ड मिला कि आप अपने कॉलेज में ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गए, यूनिवर्सिटी में टॉप कर गए। तो जितना आपने विवेक रखा, जितना आपने विवेकपूर्ण तरीके से मेहनत की, उसका जो फल मिला वो आपकी इच्छाओं से कहीं ज़्यादा मिला। तो ये मूल्य संबंधी प्रस्ताव कहलाएंगे। वंचन परिवर्तन प्रस्ताव। ये क्या है? जब अतीत में किसी गतिविधि के लिए व्यक्ति को बराबर लाभ मिलता रहता है, तो यह लाभ धीरे धीरे व्यक्ति के लिए कम मूल्यवान रह जाता है। ठीक है भाई, आप निरंतर पढ़ाई कर रहे हो, पास हो रहे हो, निरंतर पढ़ाई कर रहे हो, पास हो रहे हो, लेकिन अब ये ना काफ़ी होता है कि आपने होमवर्क किया, आपको चॉकलेट मिल गई, आपने होमवर्क किया, आपको चॉकलेट मिल गई, आपका बर्थडे आ रहा है, आपने कुछ अच्छा काम किया, आपको गिफ्ट मिल गया। लेकिन जब ये निरंतर यही चीज़ें दोहराई जाती रहेंगी तो आपको इससे कहीं ज़्यादा पाने की इच्छा होगी। तो ये कहेंगे वंचन परिवर्तन प्रस्ताव कि जब वही चीज़, वही मूल्यवान चीज़ आपको बार बार मिल रही है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। नंबर 5, आक्रामक अनुमोदन प्रस्ताव। जब किसी लाभ की अपेक्षा करके व्यक्ति कुछ गतिविधियों को करता है और उसे लाभ नहीं मिलता, तो वह अप्रसन्न हो जाता है। इस तरह की गतिविधि के प्रति आक्रामक होकर लाभ उठा लेता है। कहते हैं नहीं, घी शुद्धि उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली तिरछी करनी पड़ेगी। तो दूसरी ओर जब किसी गतिविधि से लाभ हो जाता है और यह लाभ भी अपेक्षा से अधिक होता है, तो वह ऐसी गतिविधियों को बार बार और ऐसी गतिविधियों का अनुमोदन करता है। जैसे इसके लिए कौन सा उदाहरण लोगे आप कि आप किसी काम को बार बार आप जॉब पाने का प्रयास कर रहे हो, जॉब पाने का प्रयास कर रहे हो कि कहीं से अर्निंग हो जाए आपके पास, लेकिन वो जो अर्निंग है वो नहीं हो पा रही है। फिर क्या होता है कि उसके बाद आपका मन किया कि कहीं से चोरी कर लेते हैं, तो चोरी करने से आपको बहुत सारा धन मिल गया और वो बड़े आराम से आपकी जेब में आ गया। तो आपका क्या मन करेगा कि हाँ,
पैसा मतलब जो चोरी है वो तो बहुत ही आसान काम है और आप पकड़े भी नहीं गए हो, तो आप उस क्रिया को करना या दोहराना, बार बार दोहराना चाहोगे कि इस क्रिया को करने में, और जबकि ये एक नेगेटिव तरह की गतिविधि थी व्यक्ति के द्वारा की गई, लेकिन चूंकि उसे लाभ ज़्यादा मिला और सीधे रास्ते से उसे लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, तो वो इस तरह की गतिविधियों को अपनाना चाहेगा। तो ये गतिविधियां आक्रामक अनुमोदन प्रस्ताव कहलाएंगी अकॉर्डिंग टू होम्स। तो ये व्यवहार के 5 तरीके बताए होम्स ने कि किस किस तरीके का व्यवहार व्यक्ति का होता है, कि किस प्रकार का, अगर हम किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो सामने वाला किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, या फिर हम कुछ पाने के लिए इस तरह का व्यवहार करते हैं और हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो हम उसी व्यवहार को एक निगेटिव रास्ते से भी हम उस व्यवहार को अपनाना चाहेंगे अगर हमें उससे लाभ मिल रहा है तो। हाँ, अब यदि उपरोक्त प्रस्तावों को ऊपरी निगाह से देखें, अब इसे शॉर्ट में समराइज कर दिया गया सारे प्रस्तावों को, जैसे अभी मैंने किया था। तो प्रस्तावों को ऊपरी निगाह से देखें तो हमें लगेगा कि इसमें कहीं भी विनिमय व्यवहार की झलक नहीं थी, कि लेने देने वाली झलक नहीं आई। कहना चाहिए कि होम्स ने इन प्रस्तावों में विनिमय पद का प्रयोग ही नहीं किया। इसका कारण है कि होम्स विनिमय व्यवहार को व्यवहार की अदला बदली नहीं मानते। उनका दावा है कि सामाजिक अंतःक्रिया अपने संपूर्ण रूप में विनिमय का एक स्वरूप है। उन्होंने विनिमय की व्याख्या करते हुए बताया कि सामाजिक व्यवहार गतिविधि का विनिमय है। जो हम सामाजिक व्यवहार करते हैं वो एक तरह की गतिविधि है, गतिविधियों का विनिमय है। यह विनिमय कम से कम 2 व्यक्तियों में होता है। जब लाभ लेने के लिए व्यक्ति बार बार विनिमय करते हैं तो हम इसे अंतर्व्यक्तिक संबंधों की तरह परिभाषित करते हैं। और होम्स सिद्धांत पद को ही क्या कहता है, सिद्धांत के लिए पहले ही नापसंद कर दिया कि सिद्धांत कुछ नहीं होता, जबकि मर्टन भी मानता है कि सिद्धांत होता है, और पार्सन्स तो वृहद सिद्धांत की बात करते हैं, जबकि होम्स सिद्धांत के रूप को ही नकार देते हैं। यह इसलिए कि विशिष्ट गतिविधियों को ही विनिमय सिद्धांत का नाम दे दिया जाता है। होम्स तो मनुष्य के संपूर्ण व्यवहार को ही विनिमय मानते हैं, न खास व्यवहार और न आम व्यवहार। एक शब्द में संपूर्ण व्यवहार, कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति का जीवन जो है वो एक संपूर्ण व्यवहार है अकॉर्डिंग टू होम्स। अब होम्स द्वारा दिए गए प्रस्तावों को जैसे समझते हैं, तो इन्होंने कुछ उदाहरणों के द्वारा भी इनको क्लियर किया। कहा कि होम्स द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर एक टिप्पणी लिखना उचित लगता है। कैसे? समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में हमने बराबर देखा, जो बुक लिखने वाला राइटर है वो कहता है कि जब कभी सिद्धांत निर्माण की बात चलती है तब अमेरिका के सिद्धांतवेता कभी भी प्रस्ताव रखना नहीं भूलते। उनका कुछ ऐसा मानना है कि जब कुछ प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किए जाते, सिद्धांत का क्लेवर ही नहीं बनता। प्रकार्यवादी सिद्धांतवेताओं ने, जिनमें मर्टन व पार्सन्स हैं, आदर्श प्रारूप के रूप में किसी न किसी तरह के प्रस्ताव अवश्य रखे हैं। कोजर ने भी संघर्ष प्रकार्यवादी है, बराबर संघर्ष के कारणों, परिणाम, अवधि, प्रकार्य, प्रस्ताव आदि पर प्रस्ताव रखे हैं। इसी परंपरा में जॉर्ज होम्स ने भी अपने प्रस्ताव रखे हैं। इधर यूरोप समाजशास्त्रियों ने मार्क्स या वेबर को लेकर कोई भी प्रस्ताव रखने की परिपाटी नहीं अपनाई। सिद्धांत में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की परंपरा शायद अमेरिका के सिद्धांतवेताओं की एक खासियत है। देखो, इसका जो निचोड़ बनता है वो 3 पॉइंट से लेकर, जैसे इसने होम्स का जो था, एक तो बुक का आएगा कि कौन सी बुक में दे दिया। होम्स ने अपना जो ये बिहेवियर सिद्धांत है, व्यवहारवादी विनिमय है, उसको द ह्यूमन ग्रुप में रखा 1950 में, और उसके बाद इसको 1961 में अपनी आने वाली बुक सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स में रखा, जिसमें कि इसके 3 बुनियादी तत्व बताए सामुद्रिक समूह के।
पहला गतिविधियाँ, दूसरा अंतःक्रिया और तीसरा मनोभाव। इसको विद्यार्थियों के जो एक उदाहरण दिया है विद्यार्थियों पर डालकर, उसके अकॉर्डिंग समझाया गया कि एक ही विद्यार्थी जो है वो 3 तरह के होते हैं। उनका जो व्यवहार है वो 3 तरह के व्यवहारों में डिवाइड होता है कि एक को लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना पसंद है, एक को एकांत में बैठकर पढ़ना पसंद है, और एक को जो टीचर से पढ़ना पसंद होता है। फिर इसी क्रिया को आगे बढ़ाते हुए होम्स ने 5 प्रस्ताव दिए, 5 तरह के विनिमय को बताया। 5 तरह के विनिमय, जैसे सफलता संबंधी प्रस्ताव, दूसरा उद्दीपन संबंधी प्रस्ताव, तीसरा मूल्य संबंधी प्रस्ताव, वंचन परिवर्तन प्रस्ताव, और 5वां बताया आक्रामक अनुमोदन प्रस्ताव। तो इसमें 4 जो थॉट थी, 4 जो प्रस्ताव थे, 4 जो प्रपोजल्स थी, उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट को लेकर चला। और जो लास्ट में लेकर आया नंबर 5 आक्रामक अनुमोदन प्रस्ताव, तो इसमें इन्होंने एक निगेटिव पॉइंट को भी रखा कि किस प्रकार से जो क्रिया है, जो व्यवहारवाद है, वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर भी चला जाता है। तो हम पूरी जो होम्स की थ्योरी है, हम इसको इसके अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। फिर आता है, इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कुछ बुनियादी होम्स के जो सिद्धांत हैं, उसकी कुछ बुनियादी अवधारणाएं। अब बुनियादी अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? होम्स कहता है कि विनिमय सिद्धांत को, जब होम्स ने अपने विनिमय सिद्धांत को रखा, तब वे सिद्धांत में प्रयुक्त अवधारणाओं का स्पष्ट खुलासा नहीं दे पाए, क्योंकि अब तक नहीं कहा था होम्स ने कि सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत को नकार ही रहा था। उन्होंने लेवी स्ट्रास के रचनात्मक विश्लेषण का विरोध किया और कहा, स्ट्रास ने चचेरे ममेरे भाई बहनों के विवाह की जो व्याख्या स्ट्रास ने व्याख्या की, उसे भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। स्ट्रास क्या था? विनिमय में जो चचेरे ममेरे भाई बहन होते हैं, उनकी शादियों के बारे में कहा था स्ट्रास ने। तो वहां पर भी वो भी एक्सचेंज की बात करता था। अब वास्तव में होम्स और उसके सहयोगी डेविड स्नेडर ने लेवी स्ट्रास का खुलकर विरोध किया और कहा कि यह भी स्वीकार किया कि उनकी अवधारणाएं स्पष्ट नहीं थी। अपने आलोचकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का बाद में होम्स ने स्पष्टीकरण दिया और इसके परिणाम स्वरूप अवधारणाओं का संशोधित रूप भी उसने रखा। संशोधित रूप में अब इन चीजों को कैसे कैसे समझाया? एक उद्दीपन, पहला पॉइंट रखा उद्दीपन होता है किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना, उद्दीपन कहलाता है। तो पर्यावरण में, चाहे वह भौतिक सामाजिक या सांस्कृतिक हो, पर्यावरण किस भी तरह का हो, वे संकेत जो मनुष्य को कुछ क्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। ठीक। दूसरा, क्रिया करना हमारा सभी का कर्तव्य है। मनुष्य की वे गतिविधियां जिनका उद्देश्य उद्दीपन से प्रेरित लाभों को लेना है और साथ ही हानि से बचना, क्रिया का अभिस्थापन लाभ और दंड के प्रति होता है। ठीक है, कि जो भी हम क्रिया करें वो हमारी क्रियाएं पॉजिटिव होनी चाहिए, ना कि निगेटिव। थर्ड आता है लाभ। उद्दीपन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आदमी को संतोष देते हैं। अपने आप का तुष्टीकरण करना कर्ता के लिए लाभदायक होता है कि आप ऐसे काम करें जिससे आपको आत्मिक संतुष्टि मिले, आप संतुष्ट हो जिन चीज़ों से, तो वो आपके लिए एक लाभ होगा, ना कि पैसा या फिर आर्थिक तौर पर ही लाभ होता है। नेक्स्ट आता है दंड वह है जिसके द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, चोट की जाती है या उद्दीपन में जो संतोष देने वाली मनोभाव होता है उसमें अवरोध पैदा करता है। फिर आता है मूल्य। उद्दीपन में पाए जाने वाले लाभ की मात्रा जो होती है वो मूल्य होती है। फिर आती है लागत। किसी भी क्रिया को करने के लिए भौतिक या अभौतिक खर्च करना ही पड़ता है। कभी इस खर्च या ऐसी कीमत प्रत्यक्ष होती है या कभी अप्रत्यक्ष भी होती है। नेक्स्ट आता है प्रत्यक्ष बोध। यह व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह तथ्य का मूल्यांकन करता है
और उसकी क्रियाओं से कितना लाभ मिलेगा, कितनी हानि होगी, और इस लाभ के लिए उसे कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये प्रत्यक्ष बोध कहलाता है। अब आता है अपेक्षा। जब किसी उद्दीपन के आधार पर व्यक्ति कुछ क्रियाओं को करता है तो वह अपेक्षा करता है कि इन क्रियाओं से उसे अमुक प्रकार का लाभ होगा, कि आप अगर क्लास ले रहे हो तो जो नहीं बच्चे क्लास ले रहे उनसे चीजें आपको ज्यादा समझ आनी चाहिए, ऐसा आप सोचोगे। अमुक प्रकार की हानि भी होगी। इस लाभ को उठाने के लिए उसे कुछ कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अतः क्रिया करते समय व्यक्ति शून्य में नहीं रहता, वह अपने लाभ और हानि का पूरी तरह से मूल्यांकन कर अपनी क्रियाएं करता है। ठीक है, तो ये था होम्स का व्यवहारवादी विनिमय। इसकी व्यवहारवादी विनिमय की इसकी आलोचना भी की गई है। किस किस के आधार पर? एक तो विवेकशीलता के आधार पर, दूसरा पुनरुक्ति का जो मुद्दा इसने उठाया उसके आधार पर, लघुकरण के आधार पर। तो 3 पॉइंट्स के आधार पर इसकी आलोचना भी की गई। विवेकशीलता, पुनरुक्ति का मुद्दा, और तीसरा पॉइंट है लघुकरण का मुद्दा, जिस पर इनकी जो है वो आलोचना भी की गई। अब कोई भी व्यक्ति होगा, उसकी कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, कुछ निगेटिव पॉइंट होते हैं। तो आलोचनाएं तो होती ही हैं। सभी का काम करने का तरीका एक जैसा नहीं होता, सभी के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो हमें किसी की कोई बात अच्छी लगती है तो किसी दूसरे की कोई बात अच्छी लगती है। तो इसी तरह से निगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं कि हमें हर एक किसी इंसान की हर बात अच्छी नहीं लग सकती। तो इसीलिए जितने भी राइटर्स हैं उनका जितने भी कॉन्सेप्ट्स उन्होंने दिए हैं, जितनी भी थ्योरीज उन्होंने दी है, जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं, तो क्रिटिसिज्म जो है वो हर राइटर का हमें देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो ये था होम्स का व्यवहारवादी विनिमय, एक्सचेंज थ्योरी अकॉर्डिंग टू होम्स। अब ठीक है, इतना ही काफी है। तो आज तो काफी लंबा हो गया। हाँ जी मैम काफी लंबी हो गई है। अब थोड़ा ध्यान से देखना होम्स को। होम्स के जो पॉइंट्स थे, पॉइंट्स समझाए हैं, और इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही होम्स बहुत लंबा नहीं है, जैसे मैंने समराइज करके इसको बताया कि कौन कौन से पॉइंट्स की हमें इसकी चर्चा करनी है और उन पॉइंट्स के आधार पर इसको समझाना है। बात बहुत लंबी थी, उन लंबी बातों को छोड़ते हुए हमें इनमें से मेन पॉइंट्स निकालने हैं। जैसे एक बार यदि मैं फिर से रिपीट करूं तो हमें इसकी होम्स की सैद्धांतिक रणनीति से कोई मतलब नहीं होगा। हमें केवल इसकी बुक देखनी है। सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से राइटर हैं जो विनिमय सिद्धांत को देते हैं या फिर बिहेवियरिज्म के बारे में बात करते हैं। जैसे पीटर ब्लॉक की बात आई, फिर आता है क्या होम्स का सैद्धांतिक रणनीति बनी, इससे हमें कुछ नहीं करना। द ह्यूमन ग्रुप 1915 में इसने इसको दिया, किसको? सोशल बिहेवियरिज्म को, और उसको 3 पॉइंट्स पर समझाया, गतिविधियां, अंतःक्रिया और तीसरा मनोभाव। फिर इसने कुछ प्रस्ताव रखे, कुछ प्रपोजिशंस रखी सैद्धांतिक विनिमय की, जैसे सफलता संबंधी प्रस्ताव, उद्दीपन संबंधी प्रस्ताव, मूल्य संबंधी प्रस्ताव, वंचन परिवर्पण प्रस्ताव, और नंबर 5 आक्रामक अनुमोदन प्रस्ताव। तो इन पॉइंट्स के आधार पर हमें होम्स को डिस्क्राइब करना है। ठीक, और लास्ट में आ जाती है इसकी जो बुनियादी अवधारणाएं हैं। इन बुनियादी अवधारणाओं को हम व्यवहार में किस तरह से यूज करते हैं, बस इन क्रियाओं को यूज किया गया है और इन क्रियाओं के बारे में हमें बस बता देना है थोड़ा थोड़ा, जैसा कि मैंने लास्ट में बताया है। पूरी जो वीडियो है इसमें अब इनका जो आलोचना विवेकशीलता के बारे में, पुनरुक्ति के बारे में, हम ये चीज़ें भी देख चुके हैं। बाकी इस वीडियो को क्लियर करने के लिए अपनी जो वीडियो क्वालिटी अच्छी कर लेना। वीडियो क्वालिटी अच्छी करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्लस मैं इसकी पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दूंगी अगर आपको पीडीएफ देखनी है तो। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कर लो, मैं बार बार नहीं तुम लोग को सेंड करूँगी। प्लीज़, जिसको भी अच्छा लग रहा है
तो प्लीज़ मुझे बताओ, और कौन कौन से टॉपिक तुम्हारे रह गए हैं या फिर कौन कौन से और टॉपिक्स तुम्हें करने हैं। जैसे एमए का तो सिलेबस हम लेकर ही चल रहे हैं सारा का सारा। फर्स्ट यूनिट हो ही गई थी ऑलमोस्ट, सारी की सारी यूनिट पढ़ी है, शॉर्ट वीडियोस में भी पढ़ी है और लॉन्ग वीडियोस में भी पढ़ी है, और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी मैं डालूंगी, इसके एमसीक्यूज भी डालूंगी तुम्हारे टॉपिक वाइज, क्योंकि एमए के एग्ज़ाम तो होने हैं, डेफिनेट एग्ज़ाम्स तुम्हारे होंगे। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय।